अच्छा जी, आपको बता दें हमारा नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ जाएगा चंद ही लम्हों में और हम जो हैं बिल्कुल नंबर आ गया है और आप अपने सवालात जो हैं हमसे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद जो कि माहिर अमराज़ तनफ़ुज़ व सीना है, जनरल हॉस्पिटल लाहौर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और काफ़ी शोहरत रखते हैं इस शोबे में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि अब बहुत करीबी जानने वाले रिश्तेदारों दोस्तों में हो रहा है और जब किसी भी फैमिली में पहला केस आता है तो उन्हें पता नहीं होता सबसे पहले क्या करना है, सिवाय इसके कि ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह चेक करनी है या किस दवा का इस्तेमाल करना है। इब्तदाई तौर पर बताइए क्या एज़ोमैक्स या एरिथ्रोमाइसिन जिसमें जो फार्मूला है वो हर शख्स को इस्तेमाल करना शुरू करना है या वो भी आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका। बड़ा बेसिक सवाल है। इसमें देखें, कोरोना ज़ाहिर है कि बहुत फैल चुका और फैमिलीज़ में जो लोग हैं वो पॉजिटिव के पॉजिटिव आ रहे हैं। पर इसका मकसद ये नहीं है कि हम फौरी तौर पर घबरा जाएं और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का घर में इकट्ठा करना शुरू कर दें और दवाइयाँ फौरी तौर पर शुरू कर दें। देखें, कैटेगरीज बनी हुई हैं ऑलरेडी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की। जो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ द सफरर हैं, उनको माइल्ड 80% के करीब जो लोग हैं उनको बिल्कुल माइल्ड से सिम्टम्स के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। जिस तरह के थोड़ा बहुत बुखार हो गया हल्का सा या नज़ला जुकाम हो गया, उनको तो खैर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ख़ास कोई दवाई इस्तेमाल करें। पर अगर किसी का गला ख़राब होता है और बुखार परसिस्ट करता है तो उसमें हम यूजुअली एज़ोमैक्स एडवाइस कर रहे हैं। पर एज़ोमैक्स भी कोई वंडर ड्रग नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है इन माइल्ड केसेस में, क्योंकि एज़ोमैक्स एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है और आपको सबको पता है कि ये वायरस की बीमारी है। तो यूजुअली एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए हमें। पर क्योंकि लोगों को खौफ है कि कोई ना कोई दवाई तो देनी है, तो शुरू में एक स्टडी आ गई कि एज़ोमैक्स जो है वो बड़ी कारगर साबित हुई। इसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी है और थोड़ा सा इम्यूनोमोड्यूलेटर इफेक्ट भी है। तो यूजुअली माइल्ड केसेस में तो हमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पैनाडोल या इस किस्म की दवाइयाँ जो जिस्म में दर्द वगैरह को ठीक करती हैं, उनको अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। पर ऐसे केसेस जो माइल्ड से मॉडरेट में चले जाते हैं, जिनको तनफ़्फ़ुस में प्रॉब्लम आता है, सांस लेने में दिक्कत आए या जिनका सांस लेने में रफ्तार उनकी बढ़ जाए, या लोग घर में तो सैचुरेशन भी चेक कर लेते हैं अपनी, या सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाए या एक्सरे पर नमूनिया आ जाए, तो ऐसे लोगों को तो हमने लामाला ट्रीट करना है एंटीबायोटिक के साथ भी। और मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी और दवाइयाँ हैं जो हमें देनी पड़ती है। और अगर खुदा ना खास्ता इससे भी आगे बढ़ जाए, जिसको हम सीवियर या क्रिटिकल कहते हैं, तो उनका इलाज ज़ाहिर है कि हमने हॉस्पिटल में दाखिल करके करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हमें बड़ा तवातुर के साथ आ रहा है, मोहम्मद हनीफ ने हैदराबाद से भी पूछा है कि वो कह रहे हैं 14 दिन हो गए हैं, कराची से पूछा है 14 दिन हो गए हैं, अब सिम्टम्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद टेस्ट कराना ज़रूरी है, खुद ही आइसोलेशन ख़त्म करके सबसे मिलना शुरू कर दें? क्योंकि बाज़ लोगों का टेस्ट 21 दिन या एट टाइम्स 31 दिन भी पॉजिटिव ही आता रहता है और उनको सिम्टम नहीं होते। जी, ऐसे ही है। पर इसमें ये देखें कि अगर तो आपको सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और 2 हफ्ते गुजार लिए हैं, तो जाहिर है कि आइसोलेशन को हमने खत्म करना है किसी ना किसी वक्त। तो इसके लिए पूरी SOPs जो है वो बना दी गई थी और वो मौजूद हैं कि अगर किसी ने अपना कोरोना टेस्ट पॉजिटिव कराया और वो पॉजिटिव आ गया और उसके सिम्टम उससे पहले शुरू हुए थे, अगर 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो बेहतर तो यही है कि हम कोरोना टेस्ट दोबारा करवाएं। और अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो 24 घंटे के बाद फिर हम रिपीट करवाएं और 2 नेगेटिव हो जाएं आइडियली, तो वो पेशेंट अपनी आइसोलेशन को ख़त्म कर सकता है। पर अगर सपोज वो बंदे ने अपना टेस्ट नहीं कराया और उसको सस्पेक्ट था कि वो कोविड हुआ और उसने 2 हफ्ते अपने गुजार लिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर उसको सिम्टम्स और साइन किसी किस्म के नहीं है तो वो अपनी आइसोलेशन ख़त्म करके अपना रूटीन में वर्क में शामिल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब जी, समर पूछ रहे हैं लाहौर से और गालिबन इसका तो कोई आसान जवाब होगा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा है तो हमने सोचा आपसे भी पूछा। उन्होंने कहा जी, कोरोना का सबसे इफेक्टिव इलाज क्या है? ये वाकई बहुत मुश्किल सवाल है। इसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूँगा कि जी, अभी तक सारी दुनिया में इस बीमारी को फैले हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, पर इस वक्त तक कोई हम ये कह लें कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये कहें कि ये खा लें और ठीक हो जाएंगे, ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक कोई नहीं आया। तमाम के तमाम जो हैं वो ट्रायल बेसिस पे जो खास ड्रग्स हैं, जिस तरह के आपको सबको पता है टोसिलिजुमैब है, रेमडेसिविर है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, या एक कीड़ों वाली दवाई दी जाती है, गैर भी सब जगह पे चल रही है। तो ये तमाम दवाइयाँ वो जो हैं वो ट्रायल बेसिस पे आ रही हैं जी। बेसिकली जो इलाज है वो हमने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से चल रहा है, कितनी सीवियरिटी में जा रहा है,
कहाँ पे उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने दिन के लिए हमने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि उसको स्प्रेडेड इन्फेक्शन ना हो, और स्टीराइड्स का इलाज करना हमने सिवियरिटी के हिसाब से। पर फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि डेफिनेट इलाज कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि मुख्तलिफ जगहों पे हम ट्रायल बेसिस पे मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर हम बिल्कुल हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये डेफिनेट इलाज हो गया। बिल्कुल, डेक्सामीथासोन पे भी हम ज़रा बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आप वार्न कर दें। वो जो हमारे यहाँ एक होता है ना कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लोगों ने खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर होर्डिंग हो गई। हम चाहेंगे कि डेक्सामीथासोन पे भी हम बात करें, लेकिन उससे पहले माजिद तनवीर का रहीम यार खान से सवाल है। उन्होंने कहा जी वो कोरोना वायरस से गुजर चुके हैं, उन्हें हुआ, अब नेगेटिव हैं, तो क्या दोबारा हो सकता है उन्हें? अच्छा जी, ये भी बड़ी वेरिएबल सी चीज़ है जी। देखें, मैं अभी तक, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना वायरस एक न्यू वायरस है और इसको आए भी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो इसलिए हम ये कहें कि एक मरीज को दोबारा इस तरह जनरली देखने में तो नहीं आया कि जिसको कोरोना से अभी तक क्योर हुआ हो वो दोबारा हो जाए। पर कुछ इलाकों में जिस तरह चाइना है या अमेरिका वगैरह में तो पीक दोबारा कह रहे हैं कि जी ये जो है दोबारा इनको एक सर्ज आ रहा है, लोगों को दोबारा कोरोना होना शुरू हुआ। तो हम हतमी तौर पर भी ये नहीं कह सकते कि अगर किसी को कोरोना हो गया और उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं तो वो यूजुअली कितनी देर के लिए इम्यून हो गया। पर जनरली कॉन्सेप्ट यही है कि वायरल डिजीजेज जब हो जाती हैं तो उसके बाद पेशेंट के अंदर या बंदे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो कुछ अर्से तक प्रोटेक्टेड हो जाता है। अगर हम एंटीबॉडीज क्राएं क्योर होने के बाद और उनका लेवल देखें, वैसे तो वो भी स्पेसिफिक नहीं है, अगर वो डेवलप हो गई है और उनका लेवल हाई है तो हम ये कह सकते हैं कि उसको इम्यूनिटी फिलहाल डेवलप हो गई है। अब इम्यूनिटी अभी नहीं हो सकता, चलती है, कितने चलती है वो हमें नहीं पता। अच्छा, अब क्विकली डॉक्टर साहब हम दवाइयों के इस्तेमाल पे आ जाएंगे, क्योंकि हम ये टेलीविजन पे बैठ के कोई भी दवाई ना प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं और ना ही किसी के भी इस्तेमाल को इनकरेज करते हैं, चाहे वो एरिथ्रोमाइसिन हो, चाहे वो डेक्सामीथासोन हो या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गई। अब ये जो डेक्सामीथासोन वाले भी जो नई थ्योरी आई ऑलरेडी पहले हमारे यहाँ यूज़ हो रही है दवा, तो आप इनकरेज करें लोगों को प्लीज़ खुद से कोई दवा इस्तेमाल ना करें और आप इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़रा डराएं, क्योंकि बड़े वर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं फिर। जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी दवाई डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल करना ज़ाहिर है कि बहुत नुकसानदेह हो सकता है और नुकसान होता है इनका। चाहे हम कोई भी, इवन पैराडोल भी अगर हम खाएं तो उसका भी नुकसान हो सकता है। पर अगर मुस्तनद डॉक्टर आपको तजवीज़ कर रहा है तो फिर लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो फिर जिम्मेदार भी है, वो फिर आपको बताएगा उसकी रेमेडी के प्रॉब्लम होते हैं। तो इस तरह बहुत सी दवाएं कोरोना के लिए आई और बहुत गैर जरूरी इस्तेमाल हुई। जिस तरह कि आपने भी खुद कहा, क्लोरोक्विन का इस्तेमाल लोगों ने तो उसको रोज खाना शुरू कर दिया। जब वार्न किया गया कि इसके हार्ट पे साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो कुछ लोगों को अकल मतलब मार्केट से दवाइयां हमारे गायब हो जाती हैं। हमारी तो ये बलाई, जिस तरह डेक्सामेथासोन लेटेस्ट एक स्टडी यूके से आ गई है। ठीक है, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जब इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रही है तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। हम लोगों ने भी ये अस्पताल में जो एडमिट पेशेंट हैं उसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन और किस्म की दवाइयां इस्तेमाल की और उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। पर इसका मकसद ये नहीं है कि लोग घरों में ये डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले लें और रिजर्व कर लें के लिए हमें जरूरत पड़ी तो हम लगाएंगे, या बगैर किसी डॉक्टर के इस्तेमाल के ये इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तमाम दवाइयाँ खास तौर पर जो इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स तो फौरी तौर पे आ सकते हैं और यहाँ तक खुदा ना खास्ता कि ये कोई ऐसा रिएक्शन भी कर सकती हैं जैसे कि जान जा सकती है। जैसे कि मैं प्लाज्मा थेरेपी की बात करूं, अभी तक मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जनरली रिकमेंड नहीं किया, पर ये कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी। कुछ सेंटर्स पे उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप इसको इस्तेमाल कराएं ट्रायल बेसिस के तौर पे। प्लाज्मा थेरेपी के बहुत सारे नुकसान हैं, टोसिलोमेब के बहुत सारे नुकसान हैं, रेमडेसिविर के बहुत सारे नुकसान हैं। ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पे इस्तेमाल की जाती हैं। हर बंदा ये डिमांड करता है जिसको कोरोना हो जाए कि हमें ये दवाई लगा दें जी, और बहुत से प्राइवेट सेटअप्स में और अस्पतालों में इसका इस्तेमाल बेजा हो रहा है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए जब तक कि इनकी स्पेसिफिक इंडिकेशन ना हो, जो कि खास तौर पे इंडिकेशन। डॉक्टर साहब, ये प्लाज्मा थेरेपी की जो बात कर रहे थे, हमारा शुरू में इंप्रेशन यही था कि कुछ सेंटर्स में ये प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, वो भी ट्रायल बेसिस पे हो रही है। अब आपके पास भी कितने मैसेजेस व्हाट्सएप पे आए होंगे और फेसबुक पे भी ऐसे ग्रुप्स हैं, बाकायदा लोग 6-6 लाख रुपए के प्लाज्मे बेच रहे हैं। तो पहले तो ये यकीन नहीं आता कि इतनी बड़ी तादाद में प्लाज्मा इंजेक्ट भी किए जा रहे हैं जिस तरह ये खरीदो फरोख्त चल रही है प्लाज्मास की। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, ये अलमिया है हमारी कौम का कि हर चीज़ को कारोबार में बना लेते हैं। दवाइयाँ होती हैं तो वो स्टोर कर ली जाती हैं, फिर महंगी बेची जाती हैं। लोग अपना खून बेचने से बाद नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत स्पेसिफिक थेरेपी है और सिवाय चंद सेंटर्स के किसी और को इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी हो रही है ना डॉक्टर साहब, कर दिया
तो नुकसान हुआ, उसका नुकसान होगा। लोगों ने इसलिए खून बेचना शुरू कर दिया अपना कि हर जगह पे प्लाज्मा थेरेपी नंबर लग गए हैं व्हाट्सएप पे, लोग कॉल करते हैं और जाके प्लाज्मा थेरेपी दे देते हैं। इसके बहुत ही नुकसानात हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमीडिएट नुकसान नहीं तो हो सकता है कुछ अरसे बाद उसको पता चले कि उसको एचआईवी हो गया है, उसको हेपेटाइटिस बी हो गया, उसको हेपेटाइटिस सी हो गया है। तो ये तो सारा कुछ देखने वाली बात है। और जो रिकमेंडेड सेंटर्स हैं उसके अलावा अच्छा, मेरे जाती ख्याल में बिल्कुल रिकमेंडेड सेंटर्स पे ही और तस्दीक शुदा खून से ही ये प्लाज्मास लिए जा सकते हैं जब जिनके पूरे टेस्ट हुए में हों। ज़ाहिर है बार बार हम ये कहते हैं। रज़ा पूछ रहे हैं डेरा गाजी खान से कि उन्हें 28 दिन हो गए हैं आइसोलेशन में। पहले उन्हें खांसी थी, बुखार था और अब उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ है। अब खांसी और बुखार नहीं है लेकिन उन्होंने अब तक टेस्ट नहीं कराया है। तो बहुत सी मजबूरियाँ भी होती हैं डॉक्टर साहब लोगों की, टेस्ट भी महंगे हैं। तो आप इस पर क्या मशवरा देंगे उन्हें? 28 दिन तो वायरस के लिए मेरे ख्याल है काफी ज्यादा है। इसका सबको पता है कि क्या टाइमलाइन क्या चलता है। जब से सिम्टम्स शुरू हो इसका जो पीरियड है वो 2 हफ्ते का आइसोलेशन का हम रिकमेंड करते हैं। अगर 2 हफ्ते में भी कोई पॉजिटिव आता है तो चले मजीद 1 हफ्ता कर लिया जाए अगर टेस्ट कराया है। पर 4 हफ्ते तक आइसोलेट हो जाना, महीने तक आइसोलेट हो जाना, मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा अरसा है। कोई और वजह उनको देखनी चाहिए, अपने सांस में दिक्कत की है और कुछ टेस्ट जरूर करवाएं। वो एक्सरे करा कर देखें कि उनके सीने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उनको खुदा ना खास्ता कोरोना हो और अब वो नमूनिया के पोस्ट इन्फेक्टिव है और ब्लड टेस्ट करवाएं। मेरा नहीं ख्याल कि 1 महीने तक कोई कोरोना के सिम्टम्स चल सकते हैं क्योंकि वायरस डिजीज लिमिटेड होती है। 2 से 3 हफ्ते में टाइमलाइन है और यूजुअली 2 से 3 हफ्ते में वो खत्म हो जाती है। बड़ा रेयरली है कि महीने तक जाएगा, वो भी खासतौर पर उन लोगों में जिनको कोई अंडरलाइन डिजीजेज नहीं है। जो तो ओल्ड एज के हैं, जिनमें रिस्क फैक्टर है, उसमें तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ज्यादा देर तक बीमारी रहे। और जो यंगर एज ग्रुप के लोग हैं और जिसमें कोई अंडरलाइन डिजीज नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हम महीने 1.5 महीने तक सोचते रहेंगे कि वायरस चल रहा है। यानी कि कोई और वजह हो सकती है, इस कोरोना वायरस की पॉसिबिलिटी को अब निकाल दें। और ये बता दें, रोमान हमसे पूछ रहे हैं जी, और रोमान ये कह रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक भी ज़ाहिर कोरोना वायरस हैं तो वो कितना फैला सकते हैं और वो कितना अपने इर्द गिर्द लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें कोई सिम्टम ना भी हो और कोरोना हो तो। लेकिन कोरोना वायरस बड़ी इन्फेक्शियस डिजीज है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बड़ी जल्दी फैल रहा है, एक दूसरे से जल्दी लगता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। शुरू में बड़ा कंसर्न आया कि एसिम्प्टोमेटिक जो कैरियर है वो बीमारी को फैला सकते हैं और ऐसा हुआ। हमें नहीं पता था कि कौन सा मरीज कोरोना लेके फिर रहा है और बीमारी फैलने शुरू होगी। पर अब जो लेटेस्ट कुछ स्टडीज आ रही हैं बाहर से, मुझे नहीं पता कि वो कितनी ऑथेंटिक है या उन पर हमें कितना रिलाय करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है वो डिजीज। अच्छा, क्विकली डॉक्टर साहब एक सवाल मैं अपनी लीवरेज लेके आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लाहौर से हैं तो लाहौर में टाइफाइड की भी क्या वबा सी बनी हुई है और बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में भी काफ़ी खबरें हैं। नहीं जी, देखें, टाइफाइड की वबा तो कभी भी नहीं हुई है, मिथ है। लोग अपनी जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जीपीस के पास जाते हैं, बुखार के साथ 4-5 दिन के साथ जाते हैं तो वो आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज टाइफाइड वाली करा लेते हैं, जो कि एक ऐसा टेस्ट है पुराना जो ऑब्सोलीट हो चुका है। तो यूजुअली उन टेस्ट में वो पॉजिटिव आता है तो लोग घबराते हैं कि आपको टाइफाइड हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये मिथ है, इसको हमें खत्म करना चाहिए कि टाइफाइड की वबा कोई नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज को लेकर चलना है, वो कोरोना है। अगर कोई सिम्टम स्पेसिफिक उसको है गला खराब होने के, बुखार के, क्योंकि कोरोना में आप देखें कि लोगों को बुखार भी परसिस्ट कर रहा है 10 से 15 दिन, कई लोगों को 20 दिन तक भी जा रहा है। तो उसमें अगर हम हर मरीज को ये कहेंगे कि तुम्हें टाइफाइड हो गया, उसने पहले एजोमैक्स खाई है, फिर एक और एंटीबायोटिक खा ली, फिर उसने जनाब, हालांकि एजोमैक्स बड़ी स्पेसिफिक दवाई है जो कि टाइफाइड के लिए, और हमें कंसर्न है कि इसका कोरोना में इतना कॉमन इस्तेमाल हुआ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग जो टाइफाइड के लिए हम उसको यूज ना कर बैठे। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें बड़े अच्छे तरीके से देखना है, किसी डॉक्टरों को बड़े पर्टिकुलरली हमारे डॉक्टर्स को ये सोचना है और देखना है। खासतौर पर मैं लाहौर में बात करूंगा कि हर मरीज के टाइफाइड के टेस्ट ना करवाएं, जो कि आमतौर पर करवा रहे हैं। ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इससे टाइफाइड की तशखीस कभी नहीं होती। ये हर किसी का पॉजिटिव आ रहा है और वो लोग लेबल कर रहे हैं कि आपको टाइफाइड हो गया, ऐसा नहीं है। तो फिर वो क्या है डॉक्टर साहब, वो टाइफाइड नहीं है तो वो कोरोना है फिर? देखिए, बुखार की वजूहत तो जैसे पता है आपको बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये जो बिला वजह फैला हुआ था ना, ये टाइफाइड भी फैल गया और टाइफाइड कितने केसेस हैं, इस बात नहीं है, इस बात में कोई नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, जमान कराची से डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बच्चा है और 16 दिन हो गए हैं कोरोना वायरस में उसे, और आज सच और कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कमज़ोरी और नकाहत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उससे खुद उठ के बाथरूम भी नहीं जाया जा रहा है बच्चे से। तो इसका कोई हल, या डॉक्टर से रुजू करें, आप अस्पताल लेके जाएं? बेसिकली तो देखिए ना, अगर कोरोना टेस्ट हुआ उसको पॉजिटिव था, ठीक है, उसमें नकाहत वगैरह तो होती थी, पर अब 14 दिन हो चुके हैं, अब तो रिकवरी फेज में होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इतना कमजोर है कि बाथरूम भी नहीं जा पा रहा, तो हमें जाहिर है कि किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कोई और बीमारी तो साथ नहीं थी या कोई और बीमारी तो नहीं चल रही, हम कोरोना का शक करते रहे। और साथ में ये एडवाइस करूंगा कि
मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, अच्छी डाइट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ताकि कमज़ोरी लोग इस बीमारी में आके खाना पीना छोड़ देते हैं, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कम हुआ तो उसमें कमज़ोरी तो आ जाती है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर वो इतना कमज़ोर है कि बाथरूम भी जाना उसको मुश्किल हो रही है एक यंग बच्चे को, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है और उसको चेक करवाया। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद, माहिर अमराज तनफ़ुस सीना, जनरल हॉस्पिटल लाहौर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत से सवालों के जवाब दिए और हम यहाँ अगेन रीइटरेट करते हैं कि किसी भी दवा का आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। कोई भी चाहे दवा हो एक्सेप्ट फॉर पैनाडोल जो आप बुखार की सूरत में ले सकते हैं।